हमारे देश में एक थॉट है कि मैं पैसा खर्चूं तो उसके लिए कुछ मिले या कुछ वापस आए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग पुअर है, इसी की वजह से टर्म थोड़ा कम बिकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइफ ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60% देश कवर्ड है लाइफ इंश्योरेंस में। हाँ, पर अंडर इंश्योर्ड है। पर अंडर इंश्योर्ड, तो आपकी जितनी एनुअल इनकम है, let's say आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए करते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। काम के अलावा क्या करता हूँ, किशोर कुमार को सुन। ये कहाँ से पता चला? सुनते हैं क्या? सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिस पर मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करें। बोलना हमारा काम है, हम बोलते हैं। उम्मीद यही रहती है हमेशा कि आप जितनी जल्द से जल्द अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। उसमें भी देखें कि अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली में कुछ क्रिटिकल डिजीज़ेस की तो उसका भी कवर ले लें, क्योंकि जितनी कम उम्र में आप लेंगे उसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। लेकिन ये तो एक छोटी सी मेरी राय है आपके लिए। आज एक इंश्योरेंस जगत के एक बहुत ही बड़े दिग्गज से आपको मिलवाऊंगा, सुमित राय, जिन्होंने लगभग 30 साल उसमें से अधिकतर काम उनकी जर्नी का इंश्योरेंस में ही रहा है और पहले बैंक्स में थे। सबसे बेहतरीन चीज़ उनके बारे में जो मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने लिबरल आर्ट्स पढ़ी और लिबरल आर्ट्स पढ़कर उन्होंने एमबीए की, और एमबीए करने के बाद तो उनकी लाइफ स्टोरी सामने है। आज एक बहुत ऊंचे पद पर हैं, और ये मैं एनेक्डोट इसलिए बता रहा हूँ सुन कि कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने आर्ट्स की पढ़ाई की है तो हम बिजनेस में सीईओ नहीं बन सकते। ये बताइए कि कोविड के दौरान एक वेव सी आई जहाँ, क्योंकि हम लोग सब देख रहे थे आसपास, यंग हो ओल्ड हो, लोग मर रहे थे, और तब आपसे भी एक बार बात हुई थी कि सेल्स जो हैं इंश्योरेंस की सडनली बढ़ने लगी। लोगों को रियलाइज हुआ कि देखिए किसी भी उम्र में आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत, एक तो था पेन ऑफ लूजिंग समबडी, दूसरा था कि उस लॉस के बाद जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसको डील करना। बिल्कुल। कोविड के बाद क्या फिर से हम एक बार टर्म इंश्योरेंस में नीचे आ गए हैं, वो इंटरेस्ट जो है? तो मेरे ख्याल से कोविड के समय पे दो चीजें हुई विवेक। दो तरह की रियलाइजेशन है लोगों को। एक जो आपने बोला, डेथ की रियलाइजेशन, दैट डेथ इज नॉट नेसेसरली कि हम बूढ़े होंगे और फिर डेथ होगी। फॉर मोस्ट पीपल, सबको पता है कि डेथ तो कभी भी हो सकती है, बट ज़्यादा विश्वास ये भी कि हाँ ठीक है 70-80 साल तक जिएंगे फिर होगा। कोविड में अचानक रियलाइज हुई कि अरे बाप रे, ये तो आप कभी भी जा सकते हो, ऐसी महामारी है, राइट। तो उसकी वजह से टर्म प्रोटेक्शन कवर, टर्म हेल्थ, दोनों में काफ़ी जोर आया, राइट। लेकिन जो दूसरी चीज़ हुई ना, उसमें कोविड में दूसरी चीज़ ये रियलाइज हुई कि लोगों को ये भी लगा पहली बार कि एक्चुअली गारंटी नहीं कि इनकम आती ही रहेगी। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी इनकम रुक जाए। तो अगर इनकम रुक गई तो मैंने क्या उसके बारे में कुछ सोचा है कि मैं करूंगा क्या अगर मेरी इनकम रुक गई? तो कोविड में जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो ये देखी कि इनकम वाले जो प्रोडक्ट्स थे, जिनमें आपको कुछ गारंटीड इनकम आती है किसी भी वजह से, या म्यूचुअल फंड में विड्रॉल प्लान्स, राइट, उन सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई, राइट। एंड दिस पीक्ड अराउंड 21 मिड लेट तक। उसके बाद से क्या हुआ, थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस कम नहीं हुई है, लेकिन अर्जेंसी कम हो गई है। एक दूसरा, कोविड में जो भी हुआ उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए, तो आई थिंक दैट हैज आल्सो प्लेड एन इफेक्ट कि क्यों थोड़ी सी डिमांड गिर गई है उसकी। खरीद लोग अभी भी रहे हैं। इफ आई लुक एट एज अ प्रोपोर्शन, आज भी टर्म सेल्स कोविड के टाइम पे भी 4-5% थी या 6% थी, आज भी 4-5% है, वो नहीं गिरा। लेकिन जिस स्पीड पे बढ़ना चाहिए था, जो एक उम्मीद आ रही थी कि टर्म बहुत अच्छे से बिकेगा, उस स्पीड पे ग्रोथ नहीं हुई। बट अगेन मेरा ये मानना है कि एज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड कीप टेपरिंग डाउन, आई थिंक प्राइसेस विल कम डाउन एंड इट विल अगेन स्टार्ट टेकिंग अप। तो अवेयरनेस है, शायद अर्जेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। वो
इमोर्टल वाली फीलिंग रीजन थोड़ी सी बढ़ रीजन क्या गई। है सुमित के? क्या इसलिए क्योंकि टर्म कवर का टिकट साइज इतना कम है तो एजेंट उसे प्रिफर नहीं करते सेल करने में? क्या ये रीजन है? नहीं, क्योंकि जरूरी हमेशा नहीं है। से आपने, आपके इंडस्ट्री के पेयर्स ने यही कहा है कि इंश्योरेंस एक भारत में कम से कम अभी भी एक पुश प्रोडक्ट है। कोई आके कहता नहीं कि जी मेरे को इंश्योरेंस मैंने चाहिए, मैं अनलेस एक महामारी हाँ, का दौर इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैंने और मेरे बड़े सारे दोस्त या आम लोग जिनके साथ कभी काम करते हैं, मैं कस्टमर से मिलने के, हमारे देश में एक थॉट है कि मैं पैसा खर्चूं तो उसके लिए कुछ मिले या कुछ वापस आए। तो जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आप प्रीमियम दोगे, 40 साल प्रीमियम दोगे, बट अगर 40 साल बाद आप जिंदा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो बात ना एट अ फंडामेंटल लेवल काफी लोगों को खटकती है। अपने आप को वैल्यू नहीं करते ना। अपने आप को वैल्यू नहीं करते। कोई ये नहीं समझता हुए कि अगर मैं जिंदगी में 40 साल जीऊंगा तो मेरी क्या वैल्यू है जिंदगी की, मेरे परिवार के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए इसकी क्या वैल्यू है, इसकी समझ बहुत कम है। और इसलिए क्योंकि ये समझ नहीं है तो इसको प्रोटेक्ट नहीं करना कि ये वैल्यू क्या है, राइट। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग पुअर है, इसी की वजह से टर्म थोड़ा कम बिकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको फाइनेंस की समझ है, वो सबसे पहले कर लेते हैं। बट एक बार आप उस लेवल से नीचे आ जाए, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं आज भी जब जाता हूँ तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अपने देश में पुअर है। पर्सनल फाइनेंस भी लोगों को बहुत अच्छा समझ में नहीं आता। आप तो रोज ही लोगों से मिलते हो, आपको तो पता ही है। बिल्कुल सही तो बात। पर्सनल फाइनेंस की समझ कम है। तो प्रोटेक्शन एज अ बेस कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं हम लोग सब ये सोच रहे हैं मैं हर महीने इतना बचा लूंगा, वो उसके लिए तो मेरे को होना पड़ता है ना। नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसके कॉन्सिक्वेंस कैसे मैनेज करने हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है। बेहतर हो रही है मेरे हिसाब से। जब मैंने 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तब तो बिल्कुल थी, जीरो थी। तब तो टर्म नाम की चीज ही नहीं थी। आज टर्म 5-6% तो है। मेरा ये भी मानना है कि और 10 साल में ये 5-6% हो सकता है, 8-9-10% हो जाए। थोड़ा सा जो आप बोल रहे थे कि टिकट साइज कम होता है, द फूड डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होता है, वो भी है। बट प्राइमरली कस्टमर की अवेयरनेस पुअर है। अगर कस्टमर मांगता है तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मना करता, राइट। और मैं आपको बता सकता हूँ इस देश में शहर हैं, ऐसे मार्केट हैं जहाँ टर्म की बहुत डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंगली, बैंगलोर, अच्छा, बिग टर्म मार्केट। क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है। अवेयरनेस ज़्यादा है, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल ऑनलाइन, खुद जाके खरीद लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं उन्हें, राइट। तो वो होगा, आई थिंक एज अवेयरनेस विल बिकम बेटर, वो और ज़्यादा होगा। मुझे तो लगता है कि जितना मैं देखता हूँ, जितना लोग आजकल समय स्क्रीन पे लगाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब से फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है। ये जो अभी हाल में प्रधानमंत्री और सरकार ने जो जीएसटी की रियायत दी और उसमें स्पेसिफिकली अपना टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ बिल्कुल। इंश्योरेंस की बात की, इससे फर्क पड़ेगा कंज्यूमर्स? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है कि उसे पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपके दिमाग में एक बार फिर से जो अवेयरनेस शायद कोविड के बाद गिर गई थी, वो अवेयरनेस ही दोबारा क्रिएट करता है। क्योंकि सब जगह अब चर्चा हो रही है कि भाई इंश्योरेंस पे जीएसटी कम हो गया, तो फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क टर्म और हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये बेनिफिट काफ़ी सिग्निफिकेंट है और विजिबल है, राइट। सेविंग्स में उसके बाद है। एग्जांपल दे सकते हैं? आप सीधा सीधा लगा लीजिए, आपके 18% प्राइस गिर गई इफेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है, आपने पहले 20,000 रुपये का एक कवर खरीदा, लेट्स से आपको 20,000 पे 2 लाख रुपए का कवर मिला या 3 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिला। उस 20,000 पे फिर आपने 18% टैक्स दिया, तो आपने 3600 रुपये और दिए। अब आप 23,600 का खरीद सकते हैं, और वो जो 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये, वो 3.5 या 4 लाख रुपये। तो अचानक वही 2300 पे आपका कवर इतना बढ़ गया, राइट। अब इसकी बहुत सक्सेस इस चीज़ पे होती है कि क्या हम कस्टमर को ये समझा सकते हैं कि भाई तू ज़्यादा कवर ले, आपको कवर ज़्यादा लेना चाहिए। हमारे देश में एक दिक्कत ये भी है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइव्स ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60% देश कवर्ड है लाइफ इंश्योरेंस में। हाँ, पर अंडर इंश्योर्ड है। पर अंडर इंश्योर्ड है। अब हमारी वैल्यू कितनी है, या हमारा इंडेमनिटी कितनी है, कितना खर्चा हो सकता है, इसकी समझ कम है। सुमित, आज भी कितने यंग लोगों से मैं बात करता हूँ जो इतने हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा अवेयर हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास ग्रुप कवर है, बिल्कुल।
मेरे को क्या जरूरत? मैं तो मिलता, आप छोड़ो, मैं तो अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि भाई 28 साल का बेटा हो गया था, क्या करना है वो, उसको मैंने जबरदस्ती, मेरे तो धक्का मार के भाई ले ले, आगे चल के कभी तू मेरे को थैंक करेगा, बट आज तो ले ले। बिल्कुल, क्योंकि But जॉब हाँ, लॉस हो सकती है, आप चूज कर सकते हैं छोड़ना कंपनी। आजकल की जनरेशन कहीं 20 साल 25 साल बिल्कुल। 30 साल बिताने वाली बट जनरेशन मुझे ये भी लगता है कि जब आप और मैं 25 26 27 के थे, तो हमारे को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब आपके सर पे मार पड़ती है, परिवार होता है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने हमारे लगती है। कारण अवेयरनेस नहीं थी वो अलग बात है, हमारे टाइम में तो ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं थी, करेक्ट, बिल्कुल, जो वो भी आज नहीं था। लगभग हर कंपनी के बिल्कुल, पास वहां तो आपको वो मिलता ही फैसिलिटी भी नहीं है। थी। और उसने ना एक वो एक सेगमेंट है आपके नीडलेस लिए। कॉम्प्लेसेंसी क्रिएट कर दी है कि वो है तो, हाँ, लेकिन क्या वो इतनी है कि आपका काम चल जाएगा या और आपके अगर आप परिवार- उस कंपनी में ना रहे तो क्या हो? बिल्कुल, वो अगेन प्रोग्रेस है, एंड प्रोग्रेस विल कंटिन्यू टू हैपन इज माई बिलीफ। द पेस माइट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर माइट बी इवेंट्स जो प्रोग्रेस का पेस बढ़ा देंगे, देयर माइट बी अदर टाइम्स जिसकी वजह से प्रोग्रेस गिर जाएगी, कभी को प्रीमियम बढ़ गया किसी वजह से तो थोड़ी प्रोग्रेस गिर जाएगी, बट वो प्रोग्रेस तो नॉन स्टॉप है, वो चलती रहेगी। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स क्या होगा, प्रोटेक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, प्रोटेक्शन वाला, सो हो सकता है माई इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी जो आज 2.6-2.7% है, वो शायद ना बढ़े, बट इफ आई लुक एट सम अश्योर्ड मुझे लगता है बढ़ेगा आगे चल के। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो हम पीछे जाने वाले, वो तो आगे ही चल रहा है खेल। और जैसे जैसे मुझे ये भी दिखता है कि यंगर जनरेशन इन अ लॉट ऑफ वेज हमारी जनरेशन से ज़्यादा जागरूक है अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, ऑल ऑफ दैट। उनको एक्सपोजर भी ज़्यादा, हमारे ज़माने में तो एक्सपोजर भी नहीं था इतना, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। शायद यंगर जनरेशन सेविंग्स कम खरीदेगी क्योंकि उसको लगता है सेविंग्स के बहुत सारे, और आजकल तो इतने सारे डाइवर्जन है, किसी को क्रिप्टो करना है, किसी को कुछ करना है, तो बहुत सारे डाइवर्जन हैं। इवेंचुअली लोग घूम फिर के सीधे साधे पाथ पाए जाते हैं सब जगह हाथ जला के। मैंने तो ये सीखा है, हमने भी हाथ जलाए अपने, इधर उधर ये खरीद लो वो खरीद लो, सब बेकार हो गया, तो आप स्ट्रेट एंड नैरो पे आ जाते हो। ये भी आएगी, और सो आई एम, इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस, एंड ऑल्सो बिकॉज द अदर थिंग दैट आई डोंट थिंक एनीबडी रियलाइजेस, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो परिवार का ख्याल कौन कर रखेगा? हमें ही प्रबंध करना पड़ेगा और कोई नहीं कर पाएगा। वो भी धीरे धीरे लोगों को समझे। अच्छा, वो वाली जो चीज़ें वो समझ में आती है जब आपकी शादी हो जाती है, एक दो बच्चा हो जाता है, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमने लगती है। तब तक तो आपको सोचता भी नहीं, तब तक तो यार पार्टी करनी है, क्लब जाना है रात को, यही सब चीज़ें, आज कंसर्ट जाना है, एक्सपेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। I think it all changes with stages of life. Also, what has started happening is people are getting married later, having children later. So all that cycle has also pushed back a little. लेकिन जल्द, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, लेने के क्या फ़ायदे हैं? एक बार अगर आप अपनी भाषा में भी समझा पाएँ लोगों को। सबसे बड़ी बात, पहले ये बात कर लेती, लेना कितना चाहिए, राइट? व्हाट इज द राइट कवर? क्योंकि अक्सर मुझे उसी में दिखता है कि कंफ्यूजन है। मेरा ये मानना है कि आप अगर एकदम बेसिक उसूल पे ले लें, तो आपकी जितनी एनुअल इनकम है, जैसे आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए का, तो अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इतना होगा कि अगर आपको कुछ हो गया तो एक तो अगले 2-3 साल का पैसा आपके पास है, बाकी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर रिटर्न कमा सकते हैं, उससे आपका खर्चा निकल सकता है, राइट? नाउ दिस इज एट वन टाइम, बट आपकी इनकम तो बढ़ती रहती है। होपफुली आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, ऊपर जाएंगे, इनकम बढ़ा, तो यू हैव टू कीप रिव्यूइंग एवरी 3-4 ईयर्स, राइट? वो एक बार लोगों को समझ में आ जाए। एंड सिमिलरली हेल्थ में मैं बड़े सारे लोगों को मिलता हूँ, किसी के पास 2 लाख का कवर है, किसी का 3 लाख का कवर है, और मैं कहता हूँ कि अगर आप गलती से हार्ट सर्जरी हो गई, हॉस्पिटल में किसी हाफ में डिसेंट हॉस्पिटल में चले गए और आपको हफ्ता रहना पड़ गया, 6 दिन रहना पड़ गया, तो 2 लाख तो कुछ भी नहीं है, ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा।
बिल्कुल। तो वो वाला पीस जरूरी है। उसके बाद क्यों अर्ली खरीदना चाहिए? एक सेविंग्स के लिए कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल है। आप जितना जल्दी खरीदेंगे उतनी आपकी सेविंग बढ़ती है। जितना जल्दी आप सेविंग करना शुरू करेंगे, वो खाली इंश्योरेंस की बात नहीं हो, तो आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाएंगे, जितना ज़्यादा देर पैसा लगा रहेगा उतना कंपाउंड करता है, राइट? जो आप पहले 10 साल में कमाते हैं उतना ही आप अगले 5 साल में कमा सकते हैं, उतने उसके अगले 2.5-3 साल में भी कमा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो वो एक प्रिंसिपल है। दूसरा, इंश्योरेंस स्पेसिफिक ये है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, कि आप प्रीमियम लॉक इन कर सकते हैं। क्या होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एक तो आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे प्रीमियम बढ़ता है, दूसरा उम्र बढ़ रही है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, कुछ भी हेल्थ की इशू हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उस पर फिर लोडिंग होगी। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही अपने साथ गड़बड़ कर ली, मिले ना ही मिले, हम्म। तब आप क्या करेंगे? और आप कह रहे हैं अगर आपने जैसे 25 या 30 साल पे ले ली, वही प्रीमियम रहेगा आपका सारी जिंदगी। सारी जिंदगी। जितनी देर आपकी पॉलिसी चलेगी वही प्रीमियम रहता है, नहीं बदलता। हेल्थ में ऐसा नहीं है, हेल्थ में हर साल बदलता है। लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, आप टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे, इसलिए टर्म इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी खरीद सको उतनी जल्दी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम आपका 25 पे होगा वो 35 पहुंचते पहुंचते प्रीमियम आपका डबल से ज्यादा हो चुका होगा। इतनी तेजी से बढ़ता है वो। यंग लाइफ, हाई क्वालिटी लाइफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। बिल्कुल, राइट। और मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि आप लीजिए एक 10 साल 15 साल के प्रीमियम वाली पॉलिसी भी ले लीजिए, जिसका कवरेज 70-75 साल तक है। आप 35 साल 40 साल तक प्रीमियम देके फ्री हैं, कवर अब आपका सारी जिंदगी है। बढ़ाना है बढ़ाते रहिए, वो आपकी चॉइस है। जब बट एक आपका बेस लेवल खुद का तो है। कॉर्पस बन जाए जो प्रोटेक्ट कर सकता है आपको, बिल्कुल। तो वो बंद कर दी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एसेट रिच हैं, हाँ, जिनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एसेट रिच तो आप एक जिंदगी में एक मुकाम पे पहुंचते हो ना। मुकाम पे, या अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां आपके पास ऑलरेडी या आपके पास विंडफॉल आ गया, कोई विंडफॉल आ गया, तो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल आइडिया ये है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कम से कम आपका परिवार फाइनेंशियली तो ना दौड़े इधर से उधर। बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सर्वे भी किया, और आपने एक मैं पढ़ रहा था उस सर्वे को, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। पहली बात तो आपने एक सैंडविच जनरेशन की बात की, तो और उसकी क्या दिक्कतें हैं, एक बहुत वाइड है उसमें एज Correct. ग्रुप। तो पहले तो ये बताइए, और उसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया है, मनी डिस्मॉर्फिया। तो ये क्या है, ये समझाइए जरा। पहले सैंडविच जनरेशन की बात करते हैं, बिकॉज शायद सबको सैंडविच जनरेशन भी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या है। सैंडविच अच्छे लगते हैं, इसलिए नाम दिया उसका, क्या दिया मतलब कि बीच में फंसी हुई ये जनरेशन? तो हमारी जो फंसी हुई जनरेशन, ये तो पर्सनल फीलिंग है। ये तो बड़े दिल से निकली हुई बात है। हमारी जनरेशन में हर आदमी इसको ऐसे रिकॉग्नाइज करता है। बट बेसिकली सैंडविच जनरेशन से विवेक हमारा सिर्फ एक ही मतलब था कि आई थिंक मोर देन एवर टुडे देयर इज अ सेट ऑफ पीपल, बिकॉज लॉन्जिविटी बढ़ रही है, सो आपके पेरेंट्स लिव लॉन्गर, right? And it's so great, I'm so grateful that they live longer. We need their company, we need their presence in our life. तो वो भी हैं, और बच्चे और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है। वो हमारे ज़माने की नहीं कि बड़े सीधे साधे थे, माँ बाप ने जो बोला वैसा कर लिया। बच्चों की भी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह का प्रोफेशन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक जो हमारी जनरेशन है वो ये दोनों चीज़ें मैनेज करने में बहुत स्ट्रगल कर रही है। आई थिंक मच बिफोर देन बिफोर। क्यों स्ट्रगल कर रही है? वो स्ट्रगल कई तरह के हैं। वो स्ट्रगल फाइनेंशियल है, वो स्ट्रगल मेंटल भी है, राइट? कि मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ, उसकी एक स्ट्रेस है, नौकरी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इट्स ऑल एडिंग अप, राइट? तो ये आई थिंक फीलिंग सब में थी। हम तो ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो ये टॉपिक डिस्कस होना शुरू होता। मैं कहा ये तो मतलब काफ़ी रेजोनेट कर रहा है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ एंड व्हाट वी वर रियलाइजिंग वाज 38, 39, 40 के बाद वो फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, एंड नाउ दे आर लास्टिंग एज लॉन्ग एज 55, 60, राइट? We met a lot of people during the study who are 55, 60, who are parents who are 80, 82, 85, who have kids who are 35 or 30 and grandchildren.
and there are so many contrary demands and not all of it is financial. I'm not saying कि भाई मैं सबको financially support कर रहा हूँ, वो नहीं, but there's so many emotional demands. I want to have a good standard of life for myself also, right? But I have to take care of so many other things. In a city like Bombay, I think without trivializing the issue, grandparents play a big role in bringing up grandchildren. The way the city is structured, the way our social life has got structured, right? So all of these are pressures. हम लोगों ने बहुत लोगों से कि 50 के बाद कुछ नहीं करना, अपनी जिंदगी जिएंगे, मस्त जिएंगे, दुनिया घूमेंगे. होता नहीं है, हो नहीं पा रहा. So वो हर तरह की stresses हैं, pressures हैं, and people are feeling it very acutely. Now you can't take away some of the societal pressures. वो तो हम कर नहीं सकते, right? That I think is more individual led and managed. But at least जो financial side है इन सब चीज़ों की, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए लोग क्या सोच रहे हैं, उनको किस तरह का रिलीफ चाहिए, is what the research was all about. And that is what we've tried to focus on. What we are trying to do now is on the basis of this research, see कि can we create some solutions which is right for the. So अगर आप मैं ऐसे लाइफ इंश्योरेंस देखूँ ना, तो हम लाइफ इंश्योरेंस को बड़े सिंपल तरीके से देखते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कौन खरीदता है? वो खरीदता है जो 30 से 50 साल का है, जिसकी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ हैं, उसको उन लाइबिलिटीज़ को कवर करना है, परिवार की सुरक्षा करनी है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है. फिर उसके बाद लोग एन्युटी खरीदते हैं कि मेरे को रिटायर होना है, तो मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो मैं रिटायरमेंट का पैसा कर लेता हूँ अलग. अब वो चेंज हो रहा है. वो चेंज इसलिए हो रहा है कि एक तो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैव गॉन अप, वी वांट मोर, वी वांट बेटर इन लाइफ, right? So it's got nothing to do with my previous generation or my next generation. I want to live better. I have a certain standard of life. I don't want to dilute that standard of life come what may. Choices are multiple. What I want to do with my time and money, those choices are multiple. Some people want to travel, some people want to do other things, so on and so forth. How do you put it all together? Almost like in a box. To say here is something that can take care of a lot of these things that you're at least trying to do with your life, right? So that is what we've tried to do with this, the research, but I think the research is only the first part. The more important part is trying to come out based on this insight with some propositions that actually help people solve this कर problem. पाए आप लॉन्च अभी तक? अभी कुछ एक काम चल रहा है. At this point of time, there are things. So, उसमें से निकल के there are multiple things that we're trying to do. So, we're looking at, for example, women who are at that age. What are their pressures, and can we solve some of those pressures? वो तो space खाली है, कोई उसकी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. और in general, financial services में women पे ध्यान नहीं दिया गया. Absolutely. So those are the kind of things that we're trying to do out of there. अब आपके स्टेबल से वन कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल things over the next 6 to 12 months. क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सर्वे ने भी इसको प्रूव किया, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, जब बात करते हैं लोगों से, कि अवेयरनेस तो बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं लोग, बिल्कुल, लेकिन पेशेंस ही नहीं. सोचा कि इस गोल के थ्रू करके जाके इन्वेस्ट करेंगे, वेल्थ बनेगी, लेकिन जैसे आपकी रिसर्च ने भी दिखाया, 2 साल बाद मन किया जाके कुछ अच्छी गाड़ी लेने का, सब इन्वेस्टमेंट गई खत्म और जाके ले लिया. अब आप अगर लॉक इन लगाएं तो लोग कहते हैं लॉक इन है, हाँ. मेरे को कंफर्ट नहीं, लिक्विडिटी चाहिए. बिल्कुल. आप लिक्विडिटी दें. अब जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी यही हो रहा है कि एसआईपी खुल रहे हैं, एसआईपी बंद भी हो रहे हैं. और एवरेज एसआईपी तो 8-9 महीने चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं हमारे को कर्ज मिल गया लिक्विडिटी का. करेक्ट. लेकिन इंश्योरेंस, पेंशन, एनपीएस, इनमें क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉक इन है, तो लोग कहते हैं अरे साल क्यों पैसे मैं नहीं देता. तो ये तो मतलब आप जो तो इसीलिए सोल्यूशनाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी भी दे सकते हैं, बट उस लिक्विडिटी की शायद कोई प्राइस हो, ताकि देयर इज अ डिसइंसेंटिव टू टेक इट आउट. खर्चिए पैसे बेशक जितना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मोटे मोटे आपके गोल हैं लाइफ के, उनको तो. और आपने एक चीज जो
लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी देखिए कैसे बढ़ गई। आज बिल्कुल। नॉर्मल स्कूल है, मतलब हम तो सीपीआई नंबर देख के पढ़ते हैं, लेकिन Correct. जो सबसे लाइफस्टाइल के बड़े हैं, खासकर जैसे आपने कहा कि एक एक्सटेंडेड है, पेरेंट्स की हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर उन्होंने बिल्कुल। इंश्योरेंस नहीं ली, बच्चों की स्कूलिंग की कॉस्ट। और आजकल तो बच्चे 12वीं के बाद ही अब्रॉड जाना चाहते हैं। करेक्ट। जैसे जैसे सोशल मीडिया और ये सब बढ़ा है, सबकी एस्पिरेशन बढ़ी है। हम्म। वो बच्चों की भी बढ़ी है, हमारी एस्पिरेशन भी बढ़ी है। जो आप बात कर रहे थे, भाई गाड़ी लेनी है, बड़ी वाली गाड़ी लेनी है, ये लेनी, ये सब सम पार्ट ऑफ इट ड्राइव्स फ्रॉम जस्ट शेयर एक्सपोजर, राइट। जितना आपका एक्सपोजर है, जितने आपके पास अवेलेबिलिटी है, उतना आप करना चाहते हैं। समटाइम चादर के बाहर भी पैर फैलाएंगे, बिल्कुल। वो फैल ही रहा है। और बच्चों को, अब अच्छे स्कूल में अगर पढ़ रहा है, 4 दोस्त बाहर जाते हैं, तो बच्चा बोलता है कि बाहर जाना है। अभी वो पीयर प्रेशर, उसको भी मैनेज ही करना पड़ता है, और कई बार आप नहीं भी कर सकते, आपको भेजना पड़ता है। तो वो सब, आई थिंक दैट्स जस्ट इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। आई थिंक वी हैव टू कीप पेस टू से इफ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी, देन हाउ डू वी मैनेज ऑल ऑफ दिस। हाँ, I don't think we're going चॉइस है back. आपको कैसे रहना है, बिल्कुल। लेकिन उसको फंड भी तो करना है ना। So सिर्फ ईएमआई backward, पे लोन ले लेके तो आप फंड नहीं कर पाएंगे उसको। और वो दिक्कत मुझे लगता है थोड़ी सी बढ़ रही आज है। इतनी डिस्टर्बिंग खबर पड़ी न्यूज़पेपर में कि कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया पिछले साल में, 2 साल में, लार्जली ओइंग टू फाइनेंशियल इश्यूज। वही जैसे मैंने पहले कहा था, पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना, उसकी समझ अभी भी कमजोर है। बड़ा आसान लगता है कि क्रेडिट कार्ड पे ले लो। क्या आप मानते हैं कि पेशेंस नहीं है हमें एज अ सोसाइटी? पेशेंस, मुझे लगता है कि पेशेंस है ना, एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन हो तो सम बिट ऑफ पेशेंस गेट्स बिल्ड थ्रू एजुकेशन, राइट। द डाउनसाइड्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, फॉर यू टू नो दैट इज एजुकेशन। नॉट हैविंग पेशेंस डिस्पाइट दैट इज देन अ प्रॉब्लम, मेरा ये मानना है। पर आप इन्वेस्टमेंट्स में देखिए सुमित के यंग ब्राइट इंजीनियर्स, आईआईटीएंस भी, मतलब हर तबके के जो यंगस्टर्स निकले पिछले 3-4 साल में कोविड के जी। बाद, सेबी की कई स्टडीज ने इसको दर्शाया भी कि एफएनओ कर रहे हैं सीधा शुरू होके, क्रिप्टो कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं जिस पे गाज गिराई सरकार ने। तो ये सब चीजें भी तो एक इम्पेशंस की, एक जल्दी क्विक मनी। मुझे लगता है कि वो तो, मेरा मानना है कि वो हर जनरेशन में होता है। आपकी मेरी जनरेशन में जो आज क्रिप्टो है, वो शायद स्टॉक मार्केट था। हमने स्टॉक मार्केट खेलने से हमारे पेरेंट्स को लगता है पता नहीं क्या पैसा बर्बाद कर रहे हैं, राइट। तो हर जनरेशन में होता है। आई थिंक अगेन, फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग कि क्या वाकई फाइनेंशियली बेनिफिशियल है वर्सेस व्हाट इज मोर लाइकली अ वे ऑफ लूजिंग मनी, वो समझ थोड़ी सी कम है, और उसकी वजह से इम्पेशंस भी है। और फिर मैं सोचता हूँ, अरे उसने क्रिप्टो में इतना कमा लिया, मैं भी क्रिप्टो में डाल दूँ। सो समझ और एक्सेस बढ़ गया, एक्सेस बहुत बढ़ गई है, ईज इतनी मैं हो जाता गई। हूँ अपने फ़ोन पे कुछ भी कर सकता हूँ। ये डिजिटल और एआई की दुनिया में आप एज एन इंश्योरेंस कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी है कि हर भाषा में, बिल्कुल। हर जगह 800 मिलियन लोग हैं। अगर आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट, तो जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं जी। रिसर्च के बेसिस पे, लेकिन अब लोगों को डायरेक्टली रीच करना, और खासकर एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे टर्म कवर में, बिल्कुल काफ़ी आसान हो गया, नहीं मानते? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से और आसान होगा। जब मैं एआई की दुनिया में देखता हूँ ना, मुझे लगता है इसके अपसाइड और डाउनसाइड दोनों है। अपसाइड क्या है? अपसाइड है कि जैसे आप कह रहे थे, मैं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत लोगों तक उनकी भाषा में बहुत सारी चीज़ें पहुंचा सकता हूँ। डाउनसाइड क्या? दुनिया भर के स्कैम्स, राइट। वो हम आज भी देख रहे हैं, और वो तो डीप फेक्स और ये सब पता नहीं क्या क्या, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो हमें सोचना पड़ेगा। बट मुझे ये दिखता है कि अगर हम एआई को ढंग से यूज़ कर सकें, तो जो एक यूज़ केस किसी ने नहीं सोचा है, वो एक्सेस और सेल्स वाला जो यूज़ केस है ना, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर 1 लाख एजेंट्स भी हैं, 140 करोड़ लोगों को कैसे सर्व करेंगे? नहीं पहुंच सकते।
how do you use this huge network of mobile phone that exists in this country, which is leading to so much of video consumption, and how do you leverage it? Is going to be the next big gig to my mind. वहां से बहुत फर्क वहाँ पड़ेगा। शुरू कर दिया काम आपने? कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं। मैं एक्चुअली बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ। देयर इज सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क दैट इज गोइंग ऑन करेंटली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इन यूएस। तो हम अभी वो स्टडी कर रहे हैं, और नॉट नेसेसरली जस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू इन्फ्लुएंस थॉट इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव वे में करना बड़ा आसान है, मैंने देख ली है। बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो गया है ये सब चीज़ें यूज़ करके, पर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कैसे करें, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। तो हम उस पर थोड़ा सा काम चालू कर रहे हैं। आज भारत एक एस्पिरेशनल जर्नी में है। आप छोटे छोटे शहरों में आप मुझसे ज़्यादा बिल्कुल। जाते हैं, देखिए हर बच्ची की एक एस्पिरेशन है कि मैं बिल्कुल। भी टॉप पे जाऊं, और जा भी रहे। तो ये बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई की आपने, और फिर आज आप एक इंश्योरेंस, और आज क्या मतलब पिछले 20-25 साल से ऊंचे पदों पर हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में। ये जर्नी कैसे बन गई ऐसी? एक देखिए, मेरा मानना है कि मेहनत और लगन हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ओवरकम हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मानना हो गया कि आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे या ये करोगे तो ही आप आगे चलोगे, ऐसा नहीं है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, बट हू डन वेरी वेरी वेल इन लाइफ। बट द की टू दैट मेरे हिसाब से हमेशा ये है कि क्या आपको क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हैं, और फिर उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो करने को तैयार है कि नहीं। बिना मेहनत के नहीं होता। बाकी सब कुछ आप कर सकते हो, अगर आप मेहनत नहीं करने को तैयार है तो नहीं होता। तो अगर वो क्लैरिटी कि आप कहाँ जाना चाहते हो, उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो आप करना चाहते हैं, तो रास्ते तो खुल जाते हैं। ऊपर वाला बहुत दरिया दिल है, रास्ते खुल जाते हैं हमेशा। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा रास्ता आप क्लियर कैसे हुए कि मेरे को फाइनेंस की दुनिया में जाना? तो मेरी एक्चुअली जो स्टूडेंट हिस्ट्री वो इससे भी ज़्यादा चेकर्ड है। ओके, कुछ एक चीज़ें आपको नहीं पता है। तो मैं एक्चुअली लिबरल आर्ट्स पढ़ा हूँ, उसके साथ मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया है। अच्छा। तो मैंने पहले होटल मैनेजमेंट किया, फिर मैंने लिबरल आर्ट्स किया। फिर लेकिन मेरे को हमेशा बचपन से, मे भी बिकॉज फादर सर्विस में थे और काफ़ी उनको पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो दुनिया भर की बिजनेस मैगजीन्स, इंटरनेशनल जर्नल्स, ये सब घर पे आते रहते थे। तो मेरे को काफ़ी बचपन से 7-8 साल की उम्र से इसे पढ़ने का शौक़ हो गया था कि भाई जो आता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तब तो हमारा ज़माना अच्छा था ना, टीवी वगैरह था नहीं, बिल्कुल तो करोगे, मोबाइल फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। मेरे को अभी भी याद, हमारा पहला टीवी हमने खरीदा था 1983 में। मैं ऑलरेडी 13 साल का था, तब तक तो सारी आदतें बन चुकी थी जो बननी थी। तो किताब पढ़ने का और पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। जब आप पढ़ने लगते तो आपके रुचि कुछ एक चीज़ों में डेवलप हो जाती है कि भाई ये अच्छा एरिया लग रहा है। फाइनेंस में मेरी थोड़ी सी रुचि वैसे बन गई थी। तो आगे चल के आर्ट्स वगैरह करने के बाद सोचा क्या करना, तो लगा कि एमबीए अच्छा है। मल्टीपल तरह के रास्ते खुल जाते हैं। अगर फाइनेंस करना है फाइनेंस कर सकते हो, सेल्स साइड पे जाना है तो बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब उस मामले में मेरे को एकदम टोटल क्लैरिटी थी कि फाइनेंस ही करना है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो मैं फाइनेंस कम और फाइनेंस की सेल्स ज़्यादा करी है। तो एक बार आप उस रास्ते में घुसे तो फिर तो ज़िंदगी चलती रहती है, ऑप्शंस आते रहते हैं। और मिलनसार इंसान है आप। सेल्स अच्छा लगता था आपको मेरे ख्याल से, लोगों को मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सेल्स वाला नहीं। बनूंगा। मैं थोड़ा बचपन में थोड़ा इंट्रोवर्टेड वैरायटी था, तो सेल्स वाला काम करूंगा। मैं आपको जब भी मिला हूं तो इंट्रोवर्ट का तो मतलब तो मेरे को सब लोग ये बोलते हैं कि मैं नहीं हूं, और मैं बोलता हूं मैं हूं, तो पता नहीं क्या सच है। कई बार होता है कि काम में करना पड़ता है कुछ, और लेकिन खत्म हाँ, करके। ये जरूर है कि मुझे सेल्स में एक बार घुसा तो मजा बड़ा आया। आई हैव एंजॉयड इट, एंड बिकॉज आई हैव एंजॉयड इट आई हैव स्टेड इन इट। आपको मजा आता है तो फिर आप करते रहते हो। तो अब अलग अलग तरह के काम किए, मतलब फाइनेंस में मैंने लोन से लेके बॉन्ड तक सब कुछ बेचा हुआ है। बहुत अलग अलग से काम करे तो अलग अलग चीज़ें एक्सपोजर होता है कि आप चलते जाते हो। कई बार लाइफ आई थिंक इज वेल वी मे क्लेम टू हैव प्लान्ड आउट अवर लाइफ, आई डोंट थिंक लाइफ इज एज प्लान्ड।
सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, यू फॉलो। और उसके बाद सिंपल है बिल्कुल कि आप चलते चलते रहिए, काम करते रहिए, फ्लो में रहिए, बिल्कुल। जो हो रहा है हो रहे, खुश रहिए। बिल्कुल। काम के अलावा क्या करते हैं? काम के अलावा क्या करता हूँ? किशोर कुमार को सुनते हैं? ये कहाँ से पता चला? सुनते हैं कि नहीं? काफी। कौन सा गाना बेस्ट है, फेवरेट? उसके हर गाने फेवरेट हैं, लेकिन अब आपका क्या फेवरेट? जीवन से भरी तेरी आंखें, अरे रोमांटिक किस्म के इंसान हैं आप, इसका मतलब पोइट्री है उसमें। पोएट्री। सही बात है, आजकल के गानों में पोएट्री। सो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, पोइट्री की बात आ गई तो रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल। मेरे पढ़नाना है, माय मॉम्स ग्रैंडफादर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो आपके मैं genes भी यही में रिएक्ट करता हूँ, क्या बात कर रहे, मेरे में ऐसी कोई जीन नहीं है। तो बहुत ही महान इंसान थे। तो मेरे में वैसी पोइट्री वाली कोई खूबी आई नहीं, लिख में पाता तो नहीं। गाने तो सुनते हैं आप, हम वो पोइट्री सुनने का डीप गाना है हाँ। ये, जो तो आपने- वो शौक, वो उसको मैं मानता हूँ कि वो मेरी जेनेटिक देन है, मेरी माँ की तरफ से मुझे मिली है। आप गन्स एंड रोजेस भी सुनते हैं? मगर ये सब ये इतना कहाँ से दिखा? वाइड कैसा, मतलब मेरी हर चीज में दी स्पैन ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वाइड। सो अगर आप रीडिंग देखेंगे तो मैं एक एंड पे एकदम जेम्स हेडली चेस से शुरू होके और मैं एआई तक पढ़ लें। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ लेता हूँ, मल्टीपल चीज़ें एक साथ पढ़ सकता हूँ। म्यूजिक भी ऐसे ही है, एक तरफ किशोर कुमार मूड पे होता है, मूड पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है, किस interest वक्त पे क्या होता है, मन कर रहा है। बिल्कुल। तो खाने के भी शौकीन है बहुत है। एकदम वो तो मैंने सुना सेहत है से यूरोप माशाल्लाह। जाते हैं आप खाने, जब मन करता है तो? नहीं, खाना खाने के लिए तो यूरोप नहीं, यूरोप तो घूमने के लिए, बट खाना खाने के लिए तो फिर वापस दिल्ली या पंजाब। क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली आते हैं खाने? हाँ, क्या है फेवरेट डिश आपकी? अभी दिल्ली आओ तो छोला भटूरा कैसे छोड़ दो। और इतनी बार दिल्ली आते हैं, आपने मुझे तो इनवाइट नहीं किया कभी। हाँ, देखा ना, हो गई गलती अब बोल के मेरे से। फंस गया मैं अपने शब्दों में। एक लास्ट सवाल जी। कई लोग कहते हैं आजकल, खासकर ये वर्ड बड़ा एक कॉमन हो गया, बिजी, बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी। लेकिन आप सामने बैठे हैं, आपके जैसे कई सिलेक्ट सीईओज इस शो पे आए हैं, मुझे दो चीज़ें बहुत कॉमन दिखी हैं सब में। एक चीज़ ये कि ह्यूमिलिटी बहुत, आप में भी बहुत। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के भी, जहां आपके नीचे इतने हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, और हम लोग तो जो इंसान है कहीं ना कहीं किसी के पास 50 हैं 60 हैं लोग अंदर, किसी का कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम बिजी, आई एम स्ट्रेस्ड, मैं ये नहीं कर पाता, गाना नहीं सुन पाती, मैं ये नहीं कर पाती, बहुत काम है। लेकिन मैंने देखा है कि समय निकालते हैं आप लोग ये सब चीज़ों के। निकालना पड़ता है ना। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। तो क्या मंत्र क्या है इसका? मंत्र ये कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, और अगर वो ज़रूरी है तो उसको कितना समय चाहिए, वो समय आप कैसे निकालें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपको पता है फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना है। मैं नहीं करता था, आई वॉज नॉट वेरी फिटनेस कॉन्शियस मोस्ट ऑफ माई लाइफ, बट अब मैं रोज़ सुबह 1 घंटा लगाता हूँ। क्यों सुबह लगाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है शाम का वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है। शाम को ऑफिस में क्या होगा, कब निकलूँगा, आने का कितना थका होऊंगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सुबह 5:30 बजे उठ के क्या मैं 6 बजे बाहर जा सकता हूँ? ये जरूर मेरे कंट्रोल में है। 7 बजे वापस भी आ जाऊँगा, 9 बजे दफ्तर भी पहुँच जाऊँगा, सब हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पॉडकास्ट सुनना है, जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई बहुत अच्छा है, सुनो, तो उसके लिए जो ऑफिस जा रहा हूँ उस टाइम पे मैं उसको सुनूंगा, गाड़ी में जाते जाते, बिल्कुल। या जब वॉक कर रहा हूँ तो लगा लिया, तो सुन लिया, राइट। तो आपको वो रात को सोने से पहले आधा घंटा पढ़ लो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी रीडिंग छूट गई थी एकदम, बिल्कुल छूट गई थी, टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैं कहा ये तो होगा नहीं, तो अब रात को ये भाई फ़ोन 9:30 बजे बंद हो जाएगा, फ़ोन 9:30 बंद, फ़ोन 9:30 बंद। उसके बाद आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लो, या परिवार के साथ टाइम लगा लो, राइट। तो वो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। आपको वो चॉइसेस अगर आप नहीं करेंगे
then you are being driven by your life. You are not driving your life, right? And I don't think that's a good way to live. क्योंकि अगर सक्सेस पाना एक चीज है, वहां पर रहना भी तो जरूरी है। और काफी चीजें लगता है बर्नआउट कि जैसे चीजें हम सुनते हैं आजकल लोगों की, इतनी और इसीलिए इसे pressure मैनेज है। करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बर्न आउट। द फैक्ट इज दैट यू विल बर्न आउट। तो वो गलत नहीं है। आई सी हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड मी। आई सी पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स एट 40, 42, 44, गुड फिट पीपल, एब्सोल्युटली राइट? सो एक देयर तरफ इज, हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं कि बढ़ रही है लॉन्जेविटी, दूसरी तरफ यंग लोगों को देखते हैं। so there is stress. There is no doubting that there is stress. It is a fact that I think a lot of people are struggling to bring their life into some element of order. मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, थोड़े बहुत मेरे लिए जो चीज़ें चलती है मैं वही बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक एवरीबडी हैज टू डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ मैनेजिंग दिस। देयर इज नो अदर वे। अपने माँ बाप से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने जिंदगी के बारे में, जब आप निकले इस शहर की तरफ? मेरी पंजाब माँ से। से मैंने अनकंडीशनल लव सीखा। कोई बात, गलती करी, बेवकूफ़ है, जो भी है बेटा। मेरे फादर से मैंने मेहनत सीखी, और थोड़ा सा पढ़ने का शौक, राइट? Between those two influences, these three things is, I think, what has defined life, right? So very different roles, but incomplete without the other. बहुत प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स I आपके hope so. सक्सेस को देखकर। इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची, आपने मतलब हार्डली 40s में भी नहीं थे, आप सीईओ बन गए। बहुत मतलब अच्छा काम किया आपने। A lot of उम्मीद it is करता हूँ- luck and God. नहीं, वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन इंसान मेहनत अगर करे, जैसे आपने शुरू में कहा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। Thank you. और आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा रहे। बहुत लंबा काम है अभी हमारे लिए, बिल्कुल, लोगों को इंश्योर कराना है, प्रोटेक्ट कराना बहुत लंबा है, रास्ता तय करना है। बहुत लंबा रास्ता। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, यही मेरी दुआ है भगवान से। थैंक यू सो मच। Thank you. आपके साथ बात करके हमेशा मजा आता है। मुझे भी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खिलाएंगे दिल्ली में। पक्का, अगली बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।